गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंदर आज हमारा टॉपिक है अधिगम संसाधनों का चयन व विकास। यह हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि अधिगम संसाधनों का हम चयन किस प्रकार करेंगे और उसका विकास किस प्रकार होता है। इसके अंदर हमने देखा जो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु है उसका उद्देश्य होता है कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार जो अधिगम संसाधन होते हैं या कोई जो सामग्री होती है उन्हें उपलब्ध करवाना। क्योंकि अधिगम संसाधनों का जब हम उपयोग करते हैं तो वह हम छात्रों के स्तर को ध्यान में रख के ही हम उस चीज को यूज करते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि एक अध्यापक श्रवण कौशल के लिए वह छात्रों को कहानी और कविता के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाता है। क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जब छात्रों को हम कहानी और कविताओं के माध्यम से अध्ययन करवाते हैं तो छात्रों में एक उसको सुनने के लिए विशेष प्रकार की वह रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें कविताओं और कहानी के माध्यम से पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हमने देखा कि छात्रों को हम अगर चित्रों के माध्यम से अगर हम अध्यापन कार्य करवाते हैं तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अंतःकरण की क्रिया कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से हम छात्रों को जो पूरा भाग होते हैं उनको करना सिखाते हैं। चित्र के माध्यम से अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो उसको हम एक चार्ट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से हम छात्रों को अध्ययन करवाते हैं, जिससे जो छात्र होते हैं उन्हें उसको वह शीघ्र पढ़ने में रुचि लगते हैं और रुचिकर लगता है और वह पढ़ने में इंटरेस्ट भी होते हैं। तो इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। फिर हमने देखा था कि अंतःकरण की जो प्रक्रिया है उसके हम पॉइंट का अध्ययन कर चुके थे। उसके अंदर हमने देखा कि जो कहानी है, कविता है, चित्र है, उसके माध्यम से किस प्रकार एक शिक्षक एक छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो हमारा पॉइंट है वह है पहेली। इसके अंतर्गत हम देखें तो अंतःकरण की जो प्रक्रिया है वह पहेली के माध्यम से संपन्न की जाती है। क्योंकि हम एक शिक्षक छात्रों को जब पहेली के माध्यम से अध्ययन करवाता है तो वह भी उसको रुचिकर लगता है। क्योंकि पहेलियों के माध्यम से एक शिक्षक छात्रों के समस्त जो पहेलियां हैं वह पूछता है या बताता है। जब वह पहेली छात्रों के समस्त पूछी जाती है तो छात्र उसको सुनने में या उसका आंसर देने में रुचि रखते हैं। इसलिए हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में हम छात्रों को पहेली के माध्यम से भी अध्ययन करवा सकते हैं, जो कि एक छात्रों के लिए यह कार्य रुचिपूर्ण होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही पहेलियों का ज्ञान हमें छात्रों को देना चाहिए। पहेलियों के माध्यम से हमें छात्रों को अध्ययन कार्य करवाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही पहेली पूछने का कार्य करने लग जाएंगे। और इसके अंतर्गत हमें ध्यान देना है कि पहेली पूछने वाला शिक्षक पहेली के अंतर्गत कुशल होना चाहिए। अगर एक शिक्षक को पहेली पूछना बतानी आती है उन्हीं शिक्षक को छात्रों के समक्ष पहेली रखनी चाहिए, जिससे छात्र उस पहेली को सुनने में या समझने में वह रुचि रख सकता है। तो ये था अंतःकरण की प्रक्रिया के अंदर जो सामग्री थी वो थी पहेली। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है चार्ट। अब चार्ट के माध्यम से क्या होता है कि छात्रों को
ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो छात्र को विषय वस्तु को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है, क्योंकि एक शिक्षक जब विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष रखता है तो अगर वह चार्ट के माध्यम से रखेगा तो छात्रों में एक विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की रुचि वह रखते हैं। क्योंकि अगर हम छात्रों को पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करवाते हैं तो छात्र उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर हम किसी प्रकरण को चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं, कोई चित्र बना के बता रहे हैं तो छात्रों को वह समझ में जल्दी आती है। क्योंकि हम जब पाठ्य पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमें भी वो कुछ चीज़ें होती है जो जल्दी समझ में नहीं आती है। अगर उसी चीज़ को अगर हम डायग्राम के माध्यम से अगर हम अध्ययन करवाएं तो वह चीज़ हमें क्या होता है, जल्दी से याद हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि चार्ट के माध्यम से हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवाएंगे। अब नेक्स्ट है गिनती का ज्ञान। इसके साथ साथ हम छात्रों को चार्ट के माध्यम से गिनती का ज्ञान देंगे, क्योंकि हम चार्ट के माध्यम से छात्रों को बता सकते हैं कि किस प्रकार गिनती की जाती है। अगर एक छात्र मार्केट में जा रहा है, वहाँ पर लेन देन किस प्रकार का करना है, बाजार में सामान खरीदने गया है तो उसको किस प्रकार से सामान को खरीदना है, कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, वह भी हम छात्रों को चार्ट के माध्यम से उसमें के अंतर्गत चित्र बना के छात्रों को समझा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो विभिन्न प्रकार के हम क्या करवा सकते हैं, जोड़, गठा। हम छात्रों को इसके अंतर्गत जोड़ घटाव भी करवा सकते हैं, यानी उसको हम चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं, जिससे छात्रों और एक शिक्षक होता है उनके मध्य अंतर्गण की प्रक्रिया हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि चार्ट के माध्यम से छात्रों की जो विषय वस्तु को हम जब पढ़ा रहे हैं तो वह हम चार्ट के माध्यम से छात्रों को उस ज्ञान की प्राप्ति करवाएंगे। तो यह था हमारा पॉइंट 4। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चुटकुले। अब हम आगे देखें तो चुटकुलों के माध्यम से भी छात्रों को हम रुचिपूर्ण ढंग से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। हम छात्रों को क्या कर सकते हैं, जोक्स के माध्यम से भी हम ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं। और जब हम छात्रों के समय चुटकुलों को बोलते हैं तो छात्र के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की रुचि होती है इसको सुनने के लिए, या हम यूँ कहें कि उसको वह सुनना मनोरंजन लगता है तथा उसके साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल का विकास भी होता है। और इन कौशल के माध्यम से हम छात्रों में वाद विवाद, भाषण, प्रवचन आदि प्रतियोगिताओं को प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि छात्रों को चुटकुले सुनना और चुटकुले कहना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अंतर्गत हम छात्रों को एक प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन भी करवा सकते हैं। इसके अगर हम देखें तो हम शिक्षण कार्य के अंतर्गत हम इस जोक्स के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जो कि छात्रों को लगता है रुचिपूर्ण भी लगता है। तो हम इस प्रकार हम देखें तो अंतःकरण की क्रिया हम इसके द्वारा भी एक शिक्षक एक छात्र दोनों कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
अभिनय। अब हम आगे देखते हैं तो अभिनय के माध्यम से भी छात्रों में अंतःकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखें तो छात्र है वह एक्टिंग करने में एक विशेष प्रकार की रुचि रखते हैं, क्योंकि हर बालक को एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है और किसी की भी एक्टिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो हम एक्टिंग के माध्यम से भी हम इस अंतःकरण की क्रिया को करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षक, माता पिता साथियों की गतिविधियों का अभिनव करते हुए देखा होगा, क्योंकि एक छात्र क्या करता है कि वह अपने घर में रहने वाले माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, या हम कहीं विद्यालय में शिक्षक होते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं और उन्हें उस एक्टिंग करने में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उन्हें वह रुचिपूर्ण लगता है। तो छात्र क्या करता है, इन सब की वह एक्टिंग करता है। इस प्रकार हम देखें तो छात्र अभिनय के माध्यम से भी ज्ञान को सरलता से सीख जाते हैं, क्योंकि अगर हमें छात्रों को ज्ञान देना है तो हम एक्टिंग के माध्यम से भी हम छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति करवा सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई प्रकरण पढ़ाना है और वह हमें लगता है कि छात्रों को अगर हम पाठ्य पुस्तक से अगर हम अध्ययन करवा रहे हैं, छात्रों को वह जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो हम उसी प्रकरण संबंधित टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम एक्टिंग के माध्यम से भी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम एक्टिंग के माध्यम से छात्रों के समक्ष उस चीज को प्रस्तुत करते हैं तो छात्र उसको देखने में भी इंटरेस्टेड लगता है और वह सीख भी बहुत जल्दी जाता है। तो हम देखते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया में जो ये अभिनय के माध्यम से भी अंतःकरण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, या हम ये कहें कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता के माध्यम से भी हम इस प्रकार की अंतःक्रिया एक शिक्षक एक छात्र के मध्य हम करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अभिनय का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। अभिनय के माध्यम से भी छात्रों को काफी सीखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाठ्य वस्तु ज्ञान। विषय वस्तु। अब हम देखते हैं कि जो पाठ्य वस्तु है उसको भी अंतःकरण सामग्री के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि ये भी अंतःकरण की सामग्री के अंतर्गत समझी जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो पाठ्य वस्तु है या हम कहें विषय वस्तु है वह आपस में दोनों अंत संबंधित होते हैं, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं इन दोनों से होता ही है। इसलिए अगर हम देखें तो इसको अंतःकरण की जो सामग्री है इसके अंतर्गत प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम देखें फॉर एग्जाम्पल, जब यह आपस में इनका संबंध होता है तो किस प्रकार से होता है, तो हम देखते हैं कि जो गणित है, गणित की पाठ्य वस्तु जोड़, घटाव, गुणा व भाग को भौतिक विज्ञान, शिक्षण करते समय प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम देखें कि जो गणित की पाठ्य वस्तु है, जो गणित के अंतर्गत जो टॉपिक दिए जाते हैं या हम गणित के अंदर जो हम बालकों को सिखाते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग है,
गुणा करवाना, भाग करवाना, जोड़ करवाना, ये सब चीज करवाते हैं। इस प्रकार इसलिए हम कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जो पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु है इसके अंतर्गत भी अंतःक्रिया इस प्रकार होती है। अब हमने देखा कि एक गणित विषय है, एक भौतिक विज्ञान है, इनके मध्य तो अंतःक्रिया हो रही है कि जो चीजें गणित में पढ़ाई जा रही है, सिखाते हैं छात्रों को, वही हम भौतिक विज्ञान में सिखाते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो पर्यावरण शिक्षा में जो हम बालकों को जो ज्ञान देते हैं, जो चीजें हम पढ़ाते हैं, तो वही चीज अगर हम देखें तो भूगोल में भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टॉपिक भूगोल के अंतर्गत होते हैं वही टॉपिक पर्यावरण अध्ययन में भी होते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो इसके अंतर्गत देखा गया है कि जो चीजें गणित के अंतर्गत है पढ़ाई जा रही है वो भौतिक विज्ञान में है, और जो पर्यावरण अध्ययन में सिखा रहे हैं छात्रों को वही भूगोल के अंतर्गत भी सिखाई जाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो पॉइंट होते हैं वह क्या चलते हैं, सेम चलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कहते हैं कि जो पाठ्य वस्तु है उसके अंतर्गत अंतःकरण की जो सामग्री है उसको स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह चीजें दोनों सेम चलती है। इसके आधार पर हम कहेंगे कि पाठ्य वस्तु के अंतर्गत भी अंतःक्रिया होती है। तो ये था पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु का अंतःकरण। आगे हमने देखा कि जिस प्रकार चित्र थे, चार्ट थे, कहानी की, चुटकुले थे, अभिनय थे, उनके मध्य जब अंतःक्रिया होती है तो एक शिक्षक एक छात्र दोनों आपस में अंतःक्रिया करते हैं, यानी जो अधिगम संसाधन है उसका चयन हम इस प्रकार करेंगे, उसका विकास हम इस प्रकार करेंगे कि दोनों में अंतःक्रिया होने लग जाती है। तो ये था आपके अधिगम संसाधनों का चयन और विकास। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है, अंतरण सामग्री का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।